नमस्कार, मैं सीमा जिचका आज आपको आलोक धनवा जी की पतंग पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम आलोक धनवा जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। उनका जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूरों की बेटियों से प्रसिद्धि दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है। इन्हें प्रमुख सम्मान भी प्राप्त हुआ है, राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। आइए अब हम कविता के केंद्रीय भाव के बारे में जानते हैं। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। मतलब पतंग है, उसके बहाने लेकर बाल सुलभ इच्छाओं मतलब बच्चों की उमंग, आशाएं, उत्साह का चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। मतलब बच्चों की जो क्रियाकलाप है, पतंग को उड़ाना, पतंग के लिए इधर से उधर दौड़ना और प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उसको अभिव्यक्त करने, उसको बताने के लिए सुंदर बिंब मतलब इमेज, चित्र का प्रयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। मतलब पतंग बच्चों की जो उमंग है, उत्साह है, उसका क्या है, एक सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है। मतलब आसमान में जो उड़ती हुई पतंग है ना, उसको देखकर जो बच्चा है, उसका बच्चे का जो मन है, वो सोचता है कि मेरा पतंग सबसे ज्यादा ऊंचा उड़े, है ना। और उस उड़ने के साथ साथ वो खुद भी उसे उसे पतंग को छूना चाहता है और उससे ज्यादा उसके पार भी जाना चाहता है। मतलब अपनी पतंग को बहुत ऊंचाइयों तक उड़ाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। तो कविता बताती है, कविता में बिंब मतलब चित्र इस प्रकार बनाया गया है, एक नई दुनिया में ले जाती है जहां पे शरद ऋतु का चमकीला इशारा, मतलब शरद ऋतु हुई है और मौसम एकदम साफ हो गया है। मौसम साफ होने से आसमान मुलायम जैसा हो गया है और हवा थोड़ी तेज चलने लगी है। जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, मतलब यहाँ कहा जाता है कि तितलियों की रंगीन दुनिया है। तो तितलियों की रंगीन दुनिया मतलब यहाँ पे शरद ऋतु का मौसम जैसे ही प्रारंभ हो जाता है तो रंग बिरंगी पतंगे आसमान में उड़ती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तो रंग बिरंगी पतंगे किसके समान दिखाई दे रही हैं, तितलियों के समान दिखाई दे रहे हैं। दिशाओं के मृदंग बजते हैं। यह बच्चा पतंग उड़ाने में इतना बेसुध हो जाता है कि वह उसके दौड़ने दिशाओं में ना एक ढोलते हैं, बजने लगते हैं। जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, जहाँ बच्चा छत के किनारे में खड़ा हो जाता है और खड़ा होने पर उसमें गिरने का भय भी रहता है, लेकिन जैसे ही वो तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और फिर वो छत के किनारे से गिर भी जाता है और वो चोटिल हो भी जाता है। चोटिल होने के बाद वह फिर से उसमें वो निडर आ जाता है कि मैं तो फिर से पतंग उड़ाऊंगा और अब मेरे को कोई भी भय भय नहीं है। और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उसके पास आ जाता है। मतलब चारों दिशाओं में वो इधर बेसुध होकर इधर उधर घूमते हुए वो पतंग उड़ाने लगता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी इनके साथ हैं? आइए अब हम कविता के अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। पतंग सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए,
घंटी बजाते हुए, जोर-जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो यहाँ पे कवि ने वर्षा के बाद की शरतकालीन प्रकृति का वर्णन किया है। पतंग उड़ाने वाले जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके मन में उमंग, आशा, बाल सुलभ इच्छाएं एवं साहसिक कार्यों का वर्णन कवि करना चाहता है ना? तो व्याख्या क्या होगी यहाँ पे? कवि कहते हैं कि भादों के महीने की तेज बौछारें वाली वर्षा का मौसम बीत गया है। कवि कहता है कि भादों की महीने की तेज बौछारें वाली वर्षा का मौसम बीत गया है ना? दूसरी लाइन में देखो लिखा हुआ है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आ गया है। क्या हो गया है? अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आ गया है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, है ना? यहाँ पे कवि ने जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु की तुलना किससे की है? साइकिल चलाने वाले बालक से की है ना? तो शरद आया फूलों को पार करते, मतलब शरद ऋतु है जो साइकिल चलाते हुए आ रहा है, मतलब साइकिल चलाने वाला बालक। तो कवि शरद के सुबह का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। अब क्या बोलता है? शरद ऋतु जो है ना, चमकीली साइकिल चलाते हुए, उसकी घंटियां बजाते हुए, है ना, इशारों से बच्चे को झुंड को बुला रहा है। कौन बुला रहा है? शरद की जो सुबह है, चमकीली साइकिल चलाते हुए, उसकी घंटियां बजाते हुए, है ना, इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रहा है ना? क्या हो गया? अब यहाँ पे कहते हैं कि उसने शरद ऋतु ने आकाश को और अधिक मुलायम बना दिया है, मतलब बारिश होने के बाद बारिश का मौसम बीत गया है। बारिश का मौसम जैसे ही बीत गया है, आकाश एकदम साफ हो गया है ना? और थोड़ी थोड़ी हवा तेज चलने लगी है, जिसमें पतंग अच्छी तरह से उड़ सके, है ना? क्योंकि शरद ऋतु ने वो पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल परिवेश बना दिया है ना? पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण हो गया है ना? अब देखो आगे, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। अब यहाँ पे बोलते हैं जो बच्चे हैं, बच्चे चाहते हैं कि दुनिया के सबसे पतले कागज, है ना, और बांस की पतली कमानी जो आसमान में उड़ती है ना, तो बच्चे भी उसके माध्यम से आसमान में उड़ना चाहते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? जो पतंग चला रहे हैं बच्चे, जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, तो बच्चा स्वयं ही अपनी इच्छाओं को अपनी उमंग को, अपने उत्साह को पतंग के माध्यम से उड़ाते हैं। तो यहाँ पतंग जो है बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि पतंग ऊपर उड़े, पतंग ऊपर उड़े, और उनके मन, उमंग भरे जो मन है, उसकी सीटियां और किलकारियां, है ना, सीटी और किलकारियां शुरू हो जाती हैं। उनके मन की जो मन भरे, उमंग भरे जो मन की किलकारियां और सीटी बजना शुरू हो जाती है। अब आगे क्या बोलता है कवि, देखो, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो यहाँ पे बोलते हैं कवि कि तितलियों की भी जो नाजुक दुनिया है, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया क्या है?
यहाँ पतंग है जो तितलियों के समान है। किसके समान है? तितलियों के समान। जिस प्रकार तितलियां रंग बिरंगी होती हैं, उसी प्रकार पतंग भी रंग बिरंगी है, जो आसमान में उड़ रही है ना? तो यहाँ पे जो तितलियां हैं, तितलियों की नाजुक दुनिया शुरू हो गई है। तो यहाँ कवि बताना चाहता है कि जो तितलियों की नाजुक दुनिया है, वो वस्तुतः पतंग की रंग दुनिया है। मतलब पतंग उड़ना प्रारंभ हो गया है और आसमान में वे रंग बिरंगे उड़ रही हैं, तो किसके समान दिखाई दे रही हैं? तितलियों के समान दिखाई दे रही हैं, है ना? अब यहाँ पे कवि स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता है कि ये वास्तव में ये सभी बच्चों के कोमल मन और उसकी उमंग भरी इच्छाओं के प्रतिनिधि बिंब हैं, है ना? है ना? अब आप इसके आगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर। इस काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइए, है ना? है ना? इस काव्यांश के कवि एवं कविता तो रूप धनवा जी हैं और कविता का नाम पतंग है और कविता का नाम क्या है? पतंग है। प्रश्न दूसरा इस प्रकार है, कवि ने प्रातः काल का वर्णन किस प्रकार किया है? तो कवि ने प्रातः काल सवेरे का वर्णन इस प्रकार किया है कि वह खरगोश की आंखों जैसा लाल है। कवि कहते हैं कि शरद की जो सुबह है वह खरगोश की आंखों जैसा लाल है। वह प्रातःकाल किसका है? शरद ऋतु का है और अपनी चमकीली इशारों से किसको बुला रहा है? बच्चों को बुला रहा है। प्रश्न नंबर 3 अब इस प्रकार देखेंगे, पतंग के विषय में कवि क्या कहना चाहता है? तो पतंग के विषय में कवि कहना चाहता है कि दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन चीज है। पतंग कैसी है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है, जो सबसे पतले कागज और सबसे पतली कमानी से बनी हुई है, जो आसमान में बच्चों के द्वारा उड़ाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 4, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या अभिप्राय है? तो सबसे नीचे लाइन में लिखा हुआ है तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का अभिप्राय यह है, आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों से है। कवि का अभिप्राय ये है, सामान्य अभिप्राय यही है कि आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों से है। पतंगे तितलियों की तरह कई रंगों वाली होती है और वे आसमान में इधर उधर उड़ रही हैं, है ना? इसमें जो तितलियों, इस पद में जो विशेष अर्थ कवि द्वारा दी गई है, वो तितलियों की उपमा दी गई है ना? तितली रूपी बच्चों की नाजुक दुनिया एक नई उमंग और उल्लास से शुरू होती है। आइए अब हम इसका सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश की अलंकार योजना के बारे में बताइए। तो प्रस्तुत अंश में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। कौन से अलंकार का प्रयोग किया है? मानवीकरण अलंकार। कैसे? क्योंकि उसने शरद ऋतु की सुबह को बालक, साइकिल चलाते हुए बालक कहा है। तो इसमें देखो प्रयोग, जैसे भादो गया, जैसे भादो गया, भादो गया, शरद आया फूलों को पार करते हुए, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, है ना, आदि। ये कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार। कौन सा हो गया मानवीकरण अलंकार? जैसे भादो गया, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब देखो, प्रातःकाल की जो उपमा है वो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा बताया है ना? तो इसमें कौन सा अलंकार है? प्रातःकाल की तुलना किसके के लिए किया है? खरगोश की आंखों के समान किया है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे काव्यांश के अलंकार योजना इस प्रकार है कि कवि ने यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया है, जैसे भादो गया, है ना,
शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, है ना? और दूसरा, यहाँ पे कवि ने प्रातः काल की उपमा खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा को बताया है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे, इस काव्यांश की भाषा के बारे में बताइए। अब इस काव्यांश की भाषा मैंने पहले ही बताया था कि बिंब प्रधान है। बिंब मतलब इसके चित्र उभर आते हैं। जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो बच्चा पतंग उड़ाने वाले के समान वाले बच्चे को दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे काव्यांश की भाषा बिंब प्रधान है। बिंब प्रधान होते हुए भी सहज है, भावग्राही है ना? तो भाषा कैसी है? बिंब प्रधान होते हुए सहज है, सरल है, भावग्राही है ना? कवि ने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा में प्रवाह है, भाषा में सजीवता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इस काव्यांश की भाषा बिंब प्रधान होते हुए भी सहज है, सरल है, भावग्राही है ना? कवि ने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए साहित्यिक खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है और भाषा में प्रवाह है, सरलता है, सजीवता है। अब आगे, है ना? प्रश्न नंबर तीसरा, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। फिर ये प्रश्न आ गया कि तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि क्या आशा है? तो तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का आशा है आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों से है, जो बच्चों को रंग बिरंगी उड़ती तितलियों के समान अत्यधिक अच्छी लगती है ना? क्योंकि पतंगे भी क्या होती है? तितलियों की तरह विविध रंगों वाली होती है, जो आसमान में इधर उधर उड़ती है ना? यहाँ पे कवि ने अ, विशेष अर्थ के द्वारा तितलियों की तुलना की है। यहाँ पे कवि ने द्वारा तितलियों का उपमा प्रदान किया है। धन्यवाद।